हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसका क्या नाम है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। बच्चों, सभी 6 भाग पढ़ने के बाद में आज बारी आ गई है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करने की। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखेंगे, तभी आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। बच्चों, हमने विश्व जनसंख्या के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी, इसीलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन हैं। देखिए बच्चों, जो ए ऑप्शन है वो है चीन, बी में है भारत, फिर इंडोनेशिया, और द ऑप्शन है USA का। तो हम जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है चीन देश। और जो दूसरे नंबर पर देश आता है जनसंख्या की दृष्टि से, उसका नाम है भारत, यानी हमारा अपना देश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब, भारत। तो आप बच्चों नोट कर लेंगे, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और इसका उत्तर क्या होगा? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में से इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। तो आप नोट कर लेंगे ब ऑप्शन को कि संसार का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? ये हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, बांग्लादेश, भारत, चीन और ताइवान। तो इसका उत्तर होगा ए, बांग्लादेश। तो आप नोट कर लेंगे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? तो वो है बांग्लादेश का। और कितना है? 1088। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व में कारिक घनत्व क्या होता है? बच्चों, हमने बहुत सारे घनत्व के बारे में चर्चा की थी, और हमने क्या देखा था कि जो जनसंख्या घनत्व में कारिक घनत्व है वो क्या होता है? कुल जनसंख्या में जब हम कृषि भूमि क्षेत्र का भाग देते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है कारिक घनत्व। इसी प्रकार बच्चों, एक और ऑप्शन है, आप बे और से में कंफ्यूज हो सकते हो कि कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्र, लेकिन बच्चों ये जो से ऑप्शन है वो क्या है? वो है कृषि घनत्व के बारे में। इसीलिए हमारा उत्तर होगा बे, कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। तो आप नोट कर लेंगे इसको, जनसंख्या घनत्व में कारिक घनत्व है ब ऑप्शन। ठीक है बच्चों, देखते हैं 5वें प्रश्न को। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है? कहाँ से हुआ है? इसका सही उत्तर है बच्चों ब ऑप्शन, यूरोप। यानी यूरोप महाद्वीप से 90% जनसंख्या का जो निवास है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, वो कहाँ से हुआ? यूरोप महाद्वीप से हुआ। तो हमारा उत्तर होगा ब, यूरोप महाद्वीप। ठीक है बच्चों, देखते हैं छठा प्रश्न। सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये भी हमने देखा था, और इसका सही उत्तर है से, यानी कि 47। तो आप नोट कर लेंगे, सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? बच्चों, कौन सा वर्ष चल रहा है? वर्ष चल रहा है 2020, लेकिन हमने जनसंख्या के आंकड़ों का अनुमान लगाया था, और क्या देखा था कि वर्ष 2025 तक जो विश्व की अनुमानित जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 781.8 करोड़, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर। क्या है हमारा पहला प्रश्न? सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? बच्चों, वर्ष 2020 चल रहा है, और बात किसकी हो रही है? वर्ष 2013 की। तो वर्ष 2013 में विश्व की जनसंख्या थी 714 करोड़। बहुत सिंपल आंसर है, लिख लेंगे आप।
सन 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रदेश में है। बच्चों, संकेंद्रण का अभिप्राय होता है जमाव से, और बात कौन से महाद्वीप की हो रही है? बात हो रही है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये जो क्षेत्र है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए बच्चों, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का ये क्षेत्र और कनाडा का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और कनाडा का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, ये कैसे बसे हुए हैं? सघन बसे हुए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है बच्चों? यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर विश्व की 5 महान झीलें पाई जाती है। क्या है यहाँ पर? विश्व की 5 महान झीलें हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ये 5 महान झीलें हैं, कहाँ कहाँ पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के ही संयुक्त भागों में स्थित है। ये देखिए बच्चों, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग और ये है कनाडा का भाग, यानी ये जो झीलें हैं दोनों ही देशों के अंदर स्थित हैं। कुछ झीलें कनाडा के अंदर है और कुछ झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। देखते हैं वो पांच कौन कौन सी झीलें हैं। ये देखिए बच्चों, पहली झील ये है जिसका नाम है सुपीरियर झील। दूसरी झील है मिशिगन झील, ठीक है बच्चों। तीसरी झील है यूरोन, क्या नाम है इसका? यूरोन झील। चौथी झील है ईरी झील, ये रही इसकी लोकेशन। और पांचवी झील है ओंटारियो झील। तो कौन कौन सी है 5 झीलें? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, यूरोन झील, ओंटारियो और ईरी झील। ये 5 महान झीलें हैं, वो अमेरिका की लाइफलाइन है। यानी बात कर रहे हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इन 5 महान झीलों की जो स्थिति है उनको हम यहाँ पर भी आराम से देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, पंजे के आकार की आकृति है। कैसी आकृति है इनकी? पंजे के आकार की आकृति है और इन्हें हम 5 महान झीलें कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या, क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रदेश में है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण इसके उत्तरी पूर्वी भाग में है और इन्हें हम क्या कहते हैं? महान झील समूह क्षेत्र कहते हैं। और कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। और बच्चों, आप इनके नाम ज़रूर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? बच्चों ये देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है बच्चों। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण का जो भाग है यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। बच्चों, एक और विशेषता है उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्थलीय भाग है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसे क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध कहते हैं। और बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो लिखते हैं इसका उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या रहती है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है? बच्चों, ये प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखा था। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और कहाँ से आए थे ये प्रवासी? ये प्रवासी आए थे यूरोप महाद्वीप से। तो आज भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 90% लोग कहाँ से आए हुए हैं? यूरोप महाद्वीप से आए हुए हैं। तो लिखेंगे इसका उत्तर बच्चों, प्रवास के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। विगत 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितना गुना बढ़ी है? देखते हैं बच्चों इसको एक चार्ट के माध्यम से। ये देखिए बच्चों, 1650, बात कर रहे हैं हम सन 2000 से पीछे के 350 वर्षों की, यानी सन 2000 से पहले के जो 350 वर्ष हैं वो कितने होंगे बच्चों? वो होंगे 350 वर्ष, 1650 से 2000 के बीच में। तो इन
350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? देखिए बच्चों, 1650 में विश्व की जनसंख्या थी करीब करीब 50 करोड़ के आसपास। यदि इस चार्ट के अंदर हम आगे बढ़ें और देखें सन 2000 वर्ष का जो वर्ष है, तो ये जनसंख्या हो गई है 610 करोड़ से भी अधिक। कितनी हो गई है? 610 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और विश्व की जनसंख्या सन 1650 में कितनी थी? 50 करोड़ थी। 50 करोड़ से यदि हम 610 करोड़ की गणना करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? इसका उत्तर आएगा 13 गुना, कि विश्व की जनसंख्या 13 गुना बढ़ गई है। कितने वर्षों में? 350 वर्षों में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है? हमने देखा था कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत 5 अवस्थाएं हैं और उसमें जन्म दर और मृत्यु दर की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो जो भारत की स्थिति है वो कौन सी है? भारत तीसरी अवस्था में है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीसरी अवस्था का क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं होती है? यहाँ विशेषताएं होती है उच्च जन्म दर की और मध्यम मृत्यु दर की। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? इसका उत्तर लिखेंगे हम, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत तृतीय अवस्था में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और वो है 14वां प्रश्न, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों के बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें से आज इस प्रश्न में पूछा गया है आर्थिक कारक। तो कौन कौन से होते हैं आर्थिक कारक? बच्चों, ये होते हैं कृषि कारक, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और परिवहन। तो लिखते हैं इसके बारे में। पहला कारक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में मुख्यतः कृषि, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण व परिवहन प्रारूप को शामिल किया जाता है। जिन क्षेत्रों में कृषि हेतु आदर्श दशा होने से भोजन प्राप्ति हेतु फसलों की सुलभता होती है, वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, जबकि विपरीत स्थिति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलती है। ऐसा तो होगा बच्चों, जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन होती है, जहाँ पर आर्थिक कारक कमज़ोर होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। खनिजों की सांद्रता अधिक जनसंख्या को, जबकि विरलता कम जनसंख्या के लिए उत्तरदायी होती है। क्षेत्र की नगरीय स्थिति व उसमें उद्योगों की संख्या या स्थिति जनसंख्या की अधिक वितरण को दर्शाते हैं और इसके विपरीत जब स्थितियां होती है तो जनसंख्या विरल हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की प्रमुख विधियों के सूत्र लिखिए। बच्चों, हमने जाना था कि वो 5 विधियां होती है, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व, कार्य घनत्व और पोषण घनत्व। तो लिख लेते हैं इनके बारे में। ये देखिए बच्चों, जो पहला है वो है गणितीय घनत्व और इसका सूत्र क्या है? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उसी प्रकार आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटा संसाधन। कार्य घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। चौथा घनत्व है कृषि घनत्व का, जिसमें कृषक जनसंख्या बटा कृषि जनसंख्या का क्षेत्रफल आता है। और 5वां आता है पोषण घनत्व। इसमें हम बात करते हैं जनसंख्या बटा भोज्य फसलों के क्षेत्रफल की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और आपको जहाँ कहीं ज़रूरत हो आप इसे पोस्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं 16वां प्रश्न, विश्व में जनसंख्या संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। बच्चों, हमने जाना था कि विश्व में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो घने बसे हुए हैं। तो लिख लेते हैं उनके नाम। जो पहला नाम आता है वो है पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग का। उसी प्रकार दक्षिण एशिया में नाम आता है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का। ठीक है बच्चों, जो तीसरा क्षेत्र है उसके अंतर्गत संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है बच्चों, ये एक अलग भाग हो गया है। संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी और उत्तरी अमेरिका की उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी
कनाडा। ठीक है बच्चों, चौथा नाम आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, आयरलैंड, स्पेन व इटली आदि देश प्रमुख हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। किसी एक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो और हमें वहाँ की जनसंख्या वृद्धि निकालनी हो तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें 2 वर्ष चाहिए होंगे। एक तो मान लीजिए हम 2019 और 2018 की यदि बात करें, ठीक है बच्चों, तो हमें 2018 की जनसंख्या चाहिए और 2019 की जनसंख्या चाहिए होगी, और इनके अंतर को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। मान लेते हैं एक गांव की जनसंख्या वर्ष 2018 में कितनी थी? 200 थी, और वर्ष 2019 में कितनी हो गई है? 220 हो गई है। तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी वहाँ की जनसंख्या 20 व्यक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये एक छोटा सा उदाहरण है। हमने भारत देश के उदाहरण से भी जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पढ़ा था। तो लिखेंगे इसके बारे में, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को, और बच्चों आपको पता है कि परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे इस गांव की जनसंख्या सन 2018 में 200 थी और 2019 में 220 हो गई। बच्चों, ये उलट पुलट भी हो सकती है, और हो सकता है कि ये जनसंख्या 2019 में 200 हो जाए और 2018 में कितनी हो सकती है? 220 भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस गांव की जनसंख्या ऋणात्मक रही 20 व्यक्तियों से। ठीक है बच्चों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या जनसंख्या वृद्धि केवल धनात्मक ही होती है? नहीं, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे जनसंख्या में परिवर्तन की यह प्रक्रिया धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रारूपों में हो सकती है, किंतु वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में धनात्मक परिवर्तन का ही स्वरूप देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ष, ठीक है बच्चों, जैसे हमने क्या देखा था 2018 का, और जनगणना की जनसंख्या को वर्तमान वर्ष अर्थात अभी हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? 2018 और 2019 का, अथवा जनगणना की संख्या में से घटाया जाता है और वृद्धि स्पष्ट की जाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं 18वां। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, इसे हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज की अवस्था से पहले यहाँ की जनसंख्या कैसी थी और आने वाले टाइम में यहाँ की जनसंख्या का जो स्वरूप है वो कैसा हो जाएगा, कि कैसे एक अशिक्षित समाज शिक्षित हो जाता है, कैसे ग्रामीण समाज नगरीय हो जाता है, और कैसे एक खेतीहर समुदाय औद्योगिक समुदाय में बदल जाता है। लेकिन ये सब परिवर्तन कैसे होते हैं? कुछ प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद होते हैं, और उस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया? संक्रमण का नाम दिया। और कितनी ऐसी अवस्थाएं हैं इस संक्रमण के अंतर्गत? 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें से कोई भी समुदाय प्रथम से लेकर अंतिम अवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं पहली अवस्था। ये देखिए बच्चों, ये पहली अवस्था है, इसमें क्या होता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था में होता है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च लेकिन गिरती हुई। तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर लेकिन जो मृत्यु दर होती है वो मध्यम हो जाती है। चौथी अवस्था में जन्म दर मध्यम हो जाती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है। और जो पंचम अवस्था होती है उसके अंतर्गत क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाती है। तो बच्चों लिख लेंगे पहली अवस्था के बारे में, इसे उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर वाली अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर मंद होती है। विश्व में इस प्रकार की अवस्था वाले देशों में जीवन निर्वहन कृषि पर निर्भर मिलता है। और कौन कौन से देश हैं?
नाइजीरिया, सूडान, कांगो, गाना और ग्वाटेमाला। ठीक है बच्चों, देखते हैं द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो कैसी होगी, थोड़ी सी गिरती हुई हमें मिलेगी। कौन कौन से देश हैं, अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया। और ये तीनों देश कहाँ के हैं, ये तीनों देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तीसरी अवस्था वाले देशों में क्या होता है, इस अवस्था में जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर मध्यम होती है। इस अवस्था में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और भारत भी कौन सी अवस्था में है, तृतीय अवस्था में है। तो हम भारत का भी नाम इसमें लिख लेंगे। भारत के उत्तरी राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देश। देखते हैं चतुर्थ अवस्था में क्या होता है। इस अवस्था में जन्म दर मध्यम होती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है। कौन कौन से देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, मलेशिया, थाईलैंड और चीन देश। देखते हैं पंचम अवस्था। ऐसी अवस्था विश्व में बहुत कम देशों को ही प्राप्त हो पाई है। इस अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या के घट जाने का डर होता है। इस अवस्था में आने पर राष्ट्रों की मानव शक्ति कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मानव समुदाय कम होने लगेगा तो राष्ट्र की जो शक्ति है वो कौन है, मानव संसाधन है। और यदि उनकी संख्या कम होने लगेगी तो क्या होगा, उनकी शक्ति भी कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप के लगभग समस्त देश और जापान इसी वर्ग में पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न। और पहला निबंधात्मक प्रश्न है हमारा 19वां नंबर का, विश्व में जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न निबंधात्मक के अंतर्गत पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। तो देखते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, भौतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और तीसरा कारक है आर्थिक कारक। हम इन सब की एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश की जो लोकेशन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यदि देश की स्थिति बहुत अच्छी है, वो वेल कनेक्टेड है, समुद्री मार्गों की पहुंच है वहाँ पर, तो उस देश की जनसंख्या अच्छी होती है। उसी प्रकार बच्चों, दूसरा कारक है जल की उपलब्धता। जल के बिना जीवन होता है क्या? नहीं होता है बच्चों। इसीलिए जो प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं हैं उनके किनारे हमें सघन जमाव देखने को मिला, जैसे नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया और सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। तीसरा कारक है जलवायु संबंधी कारक। बच्चों, व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करता है? सुखद जलवायु में रहना पसंद करता है, ना तो तेज गर्मी में ना तेज सर्दी में। इसीलिए विश्व की ज़्यादातर आबादी कहाँ रहती है? शीतोष्ण कटिबंधों में रहती है। चौथा भौतिक कारक है मृदा का। बच्चों, मृदा हमारे जीवन का आधार है और जनसंख्या वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ पर उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा कारक है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। इसमें प्रमुख बिंदु आते हैं धर्म और संस्कृति के। व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ पर उसको धार्मिक रूप से अपने मन की संतुष्टि हो सके। वो ऐसी संस्कृति में रहना पसंद करता है जिसको वो पसंद करता हो, जिससे उसका जुड़ाव हो। व्यक्ति अपने देश को छोड़कर कई बार जाना पसंद नहीं करता है। कारण क्या है ऐसा? क्योंकि बचपन से वह उसी माहौल में रहा है और चाहे अन्यत्र कितना भी अच्छा स्थान क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तीसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हम देखते हैं खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, यानी ये रोजगार संबंधी कारक हैं और व्यक्ति वहाँ जाएगा जहाँ पर उसे रोजगार मिलेगा। तो बच्चों, हमने क्या देखा? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के बारे में, भौतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। आप एग्जाम में इसी प्रकार से एक चार्ट बना लेंगे और इसका एक एक बिंदु को लेते हुए उसका वर्णन करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला निबंधात्मक प्रश्न जो है 20वां प्रश्न हमारा। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को वर्गीकृत कीजिए। बच्चों, हमने कितने भागों में डिवीजन किया है इसका? 5 भागों में।
देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र, कम घनत्व वाले क्षेत्र, और पांचवा ऐसा क्षेत्र है जो प्रायः जनविहीन वाले क्षेत्र होते हैं। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में दे दिया जाए तो आपको इसी प्रकार से बिंदु बनाने हैं और उनका एक एक करके वर्णन करना है। देखते हैं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से होते हैं। ये वो क्षेत्र होते हैं बच्चों जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 250 से अधिक का होता है, जैसे भारत, बांग्लादेश, चाइना इत्यादि ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक मिलता है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार दूसरा क्षेत्र है अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हम जनसंख्या घनत्व देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 250 से अधिक, और अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में देखते हैं 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का निवास। ठीक है। तीसरा नाम आता है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, और यहाँ पर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वो सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। उसी प्रकार बच्चों जो कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं उसमें आता है 1 व्यक्ति से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र, और जो प्राय जनविहीन है वहाँ पर 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 बिंदु हैं, पांचों को आप नोट करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनका वर्णन भी करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की विवेचना कीजिए। बच्चों हमने ये वाला जो प्रश्न है हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हम जनसंख्या को 4 कालों में बांट देते हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन चारों कालों के खंडों के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, हमने जनसंख्या वृद्धि का वर्णन किया था कि किस प्रकार से इन प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल के अंतर्गत हमारी जनसंख्या बढ़ी, क्या क्या बदलाव आए, कौन कौन से महाद्वीपों में कितने गुना जनसंख्या का बढ़ाव उसमें देखने को मिला। तो आप इसी प्रकार से 4 बिंदु डाल लेंगे और अपनी बुक में से उसका विस्तृत वर्णन अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा 22वां प्रश्न जो है अंकिक प्रश्न। ठीक है, सन 1650 से 2000 तक विश्व जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि को आरेख से प्रदर्शित कीजिए। बच्चों ये आरेख है, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, 1650 की जनसंख्या कितनी है, 50 करोड़। ठीक है बच्चों, 1650 की जनसंख्या है 50 करोड़, और वर्ष 2000 में कितनी हो गई है, ये 610 करोड़ हो गई है। ठीक है, और हमें किस प्रकार से इसको प्रस्तुत करना है, आरेख के माध्यम से। हम देखते हैं बच्चों कि 1750 में इसमें और वृद्धि हुई और ये 80 करोड़ पहुंच गई, 1850 में ये 120 करोड़ के पास पहुंच गई, 1930 में ये 200 करोड़ पहुंच गई, 1962 में 300 करोड़ पहुंच गई, 1975 में 400 करोड़, 1987 में कितनी 500 करोड़, 1999 में 600 करोड़, और वर्ष 2010 में 610 या फिर 613 भी आप इसे लिख सकते हैं। कई स्थानों पर 610 करोड़ देखने को मिलता है और 613 करोड़ भी देखने को मिलता है। तो वर्ष 1650 से लेकर सन 2000 तक की ये विश्व जनसंख्या की कहानी है जो कि इस आरेख में दर्शाई गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व मानचित्र में जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित कीजिए। बच्चों हमने जनसंख्या घनत्व का जो मैप है वो कितनी बार देखा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम देख सकते हैं बच्चों जो विश्व मानचित्र है और उसमें जो जनसंख्या का घनत्व है हम इसे 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला क्षेत्र है 250 से अधिक वाला क्षेत्र, यानी आपको विश्व मानचित्र पर जो भी गहरे काले भाग दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है बच्चों, ये दक्षिण एशिया, उसी प्रकार मध्य यूरोप, पश्चिम यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका का क्षेत्र, और अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी घाटी का क्षेत्र, गिनी तट
और दक्षिण अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं ये कैसे हैं, 250 से अधिक व्यक्तियों वाले क्षेत्र हैं। उसी प्रकार 101 से 250, जैसे जैसे आप इन जो अधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं 250 से अधिक वाले, इनके नज़दीक वाले क्षेत्र देखेंगे तो आपको कौन सा क्षेत्र दिखेगा, 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप देख सकते हैं भारत का जो मध्यवर्ती भाग है वो कैसा है, 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला भाग है। उसी प्रकार तीसरा है 11 से 100 किलोमीटर। इसमें आपको जो डॉट्स हैं वो बिल्कुल पास पास में दिखाई देंगे, जैसे आपको ये यूरोप महाद्वीप का जो रूस वाला क्षेत्र है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार चौथा क्षेत्र है 6 से 10 वाला, जहाँ पर आपको डॉट्स दूर दूर नज़र आएंगे, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप का ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो चौथा प्रकार हो जाएगा। और पांचवा क्षेत्र है 5 से भी कम, यानी जो सफ़ेद क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि साइबेरिया, अलास्का, ग्रीनलैंड, विषुवतरेखीय आर्द्र वन वाले क्षेत्र, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सऊदी अरब का मरुस्थल, बहुत सारी बातें हैं, हमने पहले भी चर्चा की है, इसलिए आपको कोई भी कठिनाई इसमें नहीं आएगी। तो बच्चों हमने क्या देखा, आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप इन्हें एक बार नहीं 2 बार देखिए, और जब तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में ना आ जाए। बच्चों पढ़ते रहिए मेरे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।